हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी पॉइंट पर। चलिए आज हम बात करते हैं रीट के बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में हम लर्निंग कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, ये आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 4 है ना, चौथी इकाई है। वहाँ से आपके पास एक पॉइंट है, अधिगम का अर्थ और संकल्पना। तो फोर्थ यूनिट से ही हमने स्टार्ट किया है, तो आप जुड़े रहिएगा। आपको साइकोलॉजी का कोर्स संपूर्ण इस पर करवा दिया जाएगा। देखिए, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सीखना, सीख कर व्यवहार में परिवर्तन करना और नवीन ज्ञान अर्जित करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे अधिगम कहते हैं। आइए समझते हैं। हमने 3 शब्द यहाँ पे पढ़े हैं कि सबसे पहला है अधिगम का शब्द सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना। दूसरा है सीख करके व्यवहार में चेंजेस लाना, परिवर्तन करना। थर्ड पे हमने बात की थी नवीन ज्ञान अर्जित करना। कैसे? सबसे पहला जो पॉइंट है, इस पे आते हैं, सीखना। प्यारे साथियों, इंसान जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी मृत्यु के कुछ क्षणों पहले तक कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है। सीखना अपने जीवन में, आप अपने जीवन के जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखिएगा, कि आप खुद देखिएगा, बचपन से लेकर अभी तक हमने जो कुछ भी किया है काम, मतलब खेलना कूदना, दौड़ना फिरना घूमना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी तो है बचपन में जब हम छोटे थे। याद कीजिए उन दिनों को, जब शुरुआती दौर में हम स्कूल जाया करते थे अपनी स्लेट को लेकर के। तो उस समय स्लेट का जो उपयोग था, वो हम लिखने के लिए तो करते ही थे। उसके अलावा लड़ाई वड़ाई करते थे तो किसी को मारने के लिए भी करते थे। ठीक है। और जैसे हवा, अपने को हवा खाने के लिए भी हम उसका उपयोग करते थे। यानी वो एक सीखना ही था एक प्रकार से, है ना। उसके बाद हमने धीरे धीरे, जैसे मान लो आपने साइकिल चलाना भी आपके जीवन में आपने सीखा होगा। याद कीजिए उन दिनों को जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, है ना। तो उसके बाद, यानी आपका दोस्त या आपका भाई पीछे से आपकी साइकिल पकड़ता था, फिर आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे। और जब आप सामने देखते तो आपसे पैडल नहीं मरते थे, और जब पैडल को मारने की बारी आती तो सामने नहीं देख पाते थे। कुछ इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने रही होगी। लेकिन एक समय जब आया था कि आप बिल्कुल हाथ छोड़ करके आप साइकिल को आराम से चलाना सीख चुके थे, और आज आपको आती भी होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आज भी हम कुछ नया ही सीख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है सीख करके व्यवहार में परिवर्तन करना। देखिएगा, मान लो आप अभी रीट के लिए साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, और ये पढ़ने के बाद ये साइकोलॉजी का जो अधिगम टॉपिक है आपके समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद आपका व्यवहार परिवर्तित तो ऐसा हो जाएगा कि आपको ये चीज़ आने लग जाएगी, यानी ये चीज़ आपके व्यवहार में दिखने लग जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल वही साइकिल वाला लेते हैं। जब तक आप साइकिल नहीं सीख चुके थे, तब तक आपको साइकिल चलाना नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने सीख ली, उसके बाद आपके व्यवहार में साइकिल चलाना आता है। यानी उस समय आपको साइकिल चलाना नहीं आता था, और सीख लेने के बाद में आपको साइकिल चलाना आ रहा है। दैट इज़ लर्निंग। यही है सीख करके व्यवहार में परिवर्तन करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नवीन ज्ञान अर्जित करना। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो हमारे लिए नई ही होती है, बिल्कुल नई होती है। फर्स्ट टाइम हमारे सामने कोई भी चीज़ होती है, नई होती है। उसको हम सीख करके उससे अपना नॉलेज जो है अर्जित कर लेते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखना आपके लिए नया था, और सीख लेने के बाद में वही चीज़ आपके लिए पुरानी हो जाती है। साइकिल आपको चलाना आ गई, उसके बाद स्कूटी या बाइक चलाना आपके लिए नवीन ज्ञान होगा। उसको आप अर्जित कर लोगे, उसके बाद कार चलाने की जो आपकी जिज्ञासा रहेगी, वो आपके लिए नवीन कार्य रहेगा। अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हो, यह आपके लिए नवीन कार्य है, और नवीन ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो। दैट इज़ लर्निंग। अभी भी आप और हम सीख ही रहे हैं, अधिगम ही कर रहे हैं।
ठीक है, अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है ना। निरंतर अभी हमने समझा था, निरंतर क्यों है, क्योंकि ये लंबी चलती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती है, इसलिए इसको निरंतर प्रक्रिया नाम दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालक बालिकाओं के व्यवहार में, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करने से होता है। स्थायी परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? स्थायी परिवर्तन का मतलब यही है, सिंपल चीज़ है, कि आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उसका स्थायी होना ज़रूरी है, अन्यथा आपका ज्ञान अधिगम नहीं कहलाएगा। आपने जो चीज़ ज्ञान की है, प्राप्त की है, अचीव की है, वो अधिगम के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी। कैसे? जैसे मान लो आपने गाड़ी चलाना सीखने की कोशिश की, या फिर यूं ही आप गाड़ी स्विच में चाबी डाली और गाड़ी चलाना शुरू किया। जैसे ही आप चाबी घुमाओगे गाड़ी स्टार्ट हो गई, और ऐसे ही अचानक से वो थोड़ी सी आगे चल करके रुक जाती है। तो आपके माइंड में अस्थायी रूप से ये आपके माइंड में सेट हो गया कि मुझे तो गाड़ी चलाना आ गई, जबकि गलत है, आपको नहीं आया था। यानी अस्थायी परिवर्तन था। और उसी अस्थायी परिवर्तन के सहारे आप दूसरे दिन जाते हो और गाड़ी ऑन, जैसे ही ऑन करते हो गाड़ी चल जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो अस्थायी नॉलेज के कारण वो एक्सीडेंट हुआ है। आपको अपेक्षाकृत स्थायी नॉलेज ही अधिगम के अंतर्गत आएगा। जैसे आप कोई चीज़ समझ रहे हो, समझने के बाद आपके माइंड में लंबे समय तक वो स्थायी रहती है, एग्ज़ाम तक आपके साथ रहती है, तो ज्ञान अधिगम जो है वो सफल हुआ है, अन्यथा सफल नहीं हो पाता है। तो चीज़ों को याद रखना, स्थायी तो प्राप्त करवाना भी अधिगम के अंतर्गत ही आएगा। जैसे मान लो अ, आपका जो किसी बीमारी के कारण कोई चीज़ आप प्राप्त कर रहे हो, जैसे मान लो आपको फीवर है, और फीवर के टाइम आपका जो टेम्परेचर वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो स्थायी अधिगम नहीं कह सकते आप उसे, क्योंकि ये एक बीमारी के कारण हुआ है। जबकि नॉर्मल जो प्रोसेस है, नॉर्मल टेम्परेचर जो आएगा वो स्थायी वही रहता है जो नॉर्मल है। ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि अधिगम व्यक्ति के द्वारा अपनी परिस्थिति के अनुसार की जाने वाली अनुक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल, ये अपनी परिस्थितियों के अनुसार होता है। जैसी आपको परिस्थिति मिलेगी आप उसमें से सीख लेते हैं। सामान्य शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया कैसे है? अरे भाई, कुछ सीखने के लिए आपके पास दिमाग तो होना चाहिए, और जिस चीज़ को सीखने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है वो मानसिक प्रोसेस तो उसमें निश्चित रूप से होगी, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण से ज्ञान ग्रहण कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने वातावरण से ही सीखते हैं। याद कीजिएगा रूसो का स्टेटमेंट, है ना। हम जो कुछ भी सीखते हैं प्रकृति की गोद में रहकर सीखते हैं। प्रकृति की गोद अर्थात वातावरण से ही हम सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है अधिगम की विशेषताएं। विशेषताओं में देखिए, सबसे पहली विशेषता है अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, इसको हम समझ चुके हैं, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है, इसलिए इसको निरंतर प्रक्रिया कहा गया है। सेकंड है अनुभवों का संगठन है। कैसे? कि जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाते हैं आपके पास अनुभव भी प्राप्त होते जाते हैं, और जो नई नई चीज़ें आप सीखते हैं, जिन चीज़ों को आप सीख चुके हैं उनका अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है, और अनुभव संगठन के रूप में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे कहा है कि अधिगम अनुभव का संगठन है। नेक्स्ट आता है अधिगम वातावरण की उपज है। वातावरण की उपज है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसा आपको वातावरण मिलेगा उसी प्रकार का हम सीख लेते हैं। मान लो दो बालक है, एक दादाजी के साथ रहता है और दूसरा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ये चाचा जी या ताऊ जी के पास रहता है। जो बालक दादाजी के पास रहता है वो अच्छे संस्कार सीखेगा, अच्छी शिक्षा लेगा, यानी कुल मिला के नियम कायदे वाला रहेगा, यानी अच्छे संस्कार सीखेगा। जबकि दूसरा जो बुरे व्यक्ति के साथ रहता है
तो वो बुरे गुण सीखेगा और उस चाचा जी के या उस मतलब अगर वो नेगेटिव व्यक्ति है तो उसके जैसा बन जाएगा। तो जिस प्रकार का बालक को माहौल दिया जाएगा वह उसी प्रकार की चीज़ों को समझ लेता है ना, अधिगम उसको कर लेता है। इसलिए हमने कहा है कि अधिगम वातावरण की उपज है। जैसा वातावरण बच्चे को दिया जाएगा व्यक्ति उसी प्रकार की चीज़ें सीख पाएगा। नेक्स्ट है अधिगम सक्रिय रहकर किया जाता है। देखिए बिल्कुल ये थॉर्नडाइक का एक नियम हम पढ़ेंगे जिसमें तत्परता का नियम आता है कि आपको जो कुछ भी सीखना है उसके लिए आपको तत्पर रहना चाहिए, यानी सक्रिय होकर के कोई चीज़ आप कोशिश करते हो तो वो चीज़ आपको मिलती है। तो अधिगम करने के लिए भी आप अगर कोई भी कार्य सीख रहे हो तो उसमें आपकी लगन होनी चाहिए, आप उसमें सक्रिय रहकर ही सीख सकते हैं, क्योंकि निष्क्रिय अवस्था में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। निष्क्रिय कार्य तो वही है, आपका काम के अंदर ध्यान ही नहीं है, और जब आपका ध्यान नहीं रहेगा तो आप कैसे सीख पाओगे। एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आ जाती है 5 नंबर पे, अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया कैसे है, कैसे समझिए। मान लो एक किसी गाय का बछड़ा है, ठीक है, गाय का कोई बछड़ा है, तो क्या गाय का बछड़ा कहीं ट्रेनिंग लेने जाएगा क्या, किसी कोचिंग संस्थान में अध्ययन करेगा क्या कि मुझे जन्म लेते ही किस स्थान पे जाना और कहाँ से मुझे दूध पीना है। नहीं लेता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो सीख जाता है। वो गाय के स्तन के पास जाएगा और अपना मुंह जैसे ही उसके पास करेगा और अपने मुंह को उसी स्वाभाविक रूप से वो दूध पीने लग जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बंदर है, ठीक है, बंदर। बंदर को अक्सर आपने देखा होगा गाँव में घूमता रहता है, या फिर कि बड़ी सिटीज़ में देखें तो मंदिरों के बाहर वो बैठे रहता है, जो प्रसाद छीन लेता है या लोगों द्वारा दिया जाता है उसको। तो क्या उसको किसी ने ट्रेनिंग दी थी क्या कि वहाँ चला जा मंदिर के आसपास तुझे भोजन मिलेगा। नहीं, यह स्वभाव से उसमें आया और उसने सीखा इस चीज़ को। एक नेक्स्ट अपन उदाहरण और ले सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपके सामने कोई भिखारी है, तो क्या वो भिखारी किसी ऐसे संस्थान में जाकर के सीखता है क्या भीख मांगना। नहीं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो भीख मांगने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और वो उन चीज़ों को सीख लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शुरू से हम पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ करके अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो निश्चित रूप से आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कोई बालक है, बुरी संगति वाले व्यक्ति के साथ बैठा रहता है, वो घर में गालियाँ निकालता है, तो अच्छा आदमी उसको लेकर के कहता है कि ये गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, अच्छे शब्दों का काम में लेना चाहिए हमें बोलने के लिए। और कुछ दिनों बाद वो गालियाँ निकालना बंद कर देता है, अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करता है। तो दैट इज़ लर्निंग, वो अधिगम को सीख जाता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, अच्छी आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों को अपना लेता है, तो यही व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट है मानसिकता में परिवर्तन, है ना, आपकी जो साइकोलॉजी सेट कर देता है कि आपको किस प्रकार से हमें इसमें परिवर्तन, यानी वृद्धि भी कर सकता है, कमी भी कर सकता है। तो अधिगम से मानसिकता में परिवर्तन या वृद्धि करना करने की प्रक्रिया की जा सकती है। अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है, इसको समझिए कैसे। स्थानांतरण किस प्रकार से कर सकते हैं, हाँ, याद कीजिए बचपन के उन दिनों को जब आप बचपन के दिनों को, या फिर अभी भी आप करते होंगे, घर पे अपने छोटे भाई बहनों को आप पढ़ाते होंगे, है ना, जो चीज़ आपने पढ़ी है बचपन में आपने पढ़ी है, जैसे ऐसे अनार आपने पढ़ा होगा, तो आज भी बच्चों को आप जब छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे होंगे तो अनार सिखाओगे उनको, है ना। या फिर रीट के बाद आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो आप सरकारी स्कूल में जो छोटे बच्चों को पढ़ाओगे,
6 से 8 वाले बच्चों को जब आप पढ़ाओगे तो उनको उनकी स्लेट पे कोई एक अक्षर लिखोगे, यानी कै कबूतर जिसे हम कहते हैं वो लिख करके उन्हें बताओगे, तो पहले आपने सीख रखा है, उसी को तो वहाँ वहाँ स्थानांतरित करोगे ना आप, है ना? जो चीज़ आपने सीख रखी है, जो ज्ञान आपने सीख रखा है, उसी ज्ञान को आप आगे ट्रांसफ़र कर दोगे। तो अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक सर्वत्र मतलब इंसान कहीं भी सीख सकता है। सीखने की कोई सीमा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसी जगह सीख सकते हो, नहीं। सीखने की पूरी आज़ादी, हम हर स्थान पर सीखते रहते हैं, चाहे फिर आप घर के अंदर ही क्यों ना हो या घर से कहीं बाहर बस स्टेशन पे क्यों ना हो, चाहे रेल यात्रा कर रहे हो, बस यात्रा कर रहे हो, आप घर से बाहर हो या अंदर हो, स्कूल के अंदर हो या स्कूल से बाहर हो, हर जगह आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए कहा है कि अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अधिगम की परिभाषाएं कौन कौन सी है। अलग अलग विद्वानों ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यानी सीखना अधिगम के लिए यहाँ पे काम में लिया गया है। सीखने से ही इंसान का विकास होता है ना? जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं तो हमारी मानसिकता में विकास होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, हर प्रकार से। देखिए, विकास का मतलब है हमारे 3 पक्षों का मजबूत होना आवश्यक है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, ज्ञान से हम जो चीज़ ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानात्मक भाव हमारी थिंकिंग कैसे, हमारे विचार कैसे हैं, और क्रियात्मक उन योजनाओं के अनुसार अपन जो क्रियाकलाप करते हैं, क्रियान्वयन किस प्रकार से करते हैं, तो ये तीनों पक्ष इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड नामक जो विद्वान है, उन्होंने कहा है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। कैसे? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी आप जैसी संगति में रहोगे, जिस प्रकार के लोगों के साथ आप रहोगे, तो उसी प्रकार का व्यवहार आपका हो जाएगा। यानी अगर आप अच्छी संगति में बैठ रहे हो, तो अच्छे लोगों के बीच बैठ रहे हो, तो उनके व्यवहार को आप देखोगे और उसी व्यवहार के द्वारा आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लोगे। और अगर आप बुरे व्यक्तियों के साथ बैठे हुए हो, तो आप में भी बुरे गुण आ जाएंगे, बुरे व्यवहार को आप अपना लोगे। नेक्स्ट है क्रोनबेक। क्रोनबेक कहते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यानी आपने कुछ सीखा, सीखने के बाद आपने जो अनुभव किया, जो चीज़ महसूस की है, उसके परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में जो परिवर्तन दिखता है, वही अधिगम है। नेक्स्ट आते हैं गेट्स। इसकी परिभाषा इम्पोर्टेंट है, आ भी चुकी है, ये हमें याद रखनी है। ये कहते हैं अनुभव तो रहेगा ही, इसके साथ प्रशिक्षण के माध्यम से भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन, जो कि अधिगम कहलाता है। जैसे मान लो अनुभव तो आपको अभी बहुत सारा हो रखा है ना, पढ़ने का या चीज़ों का समझने का, लेकिन इसके अलावा आप प्रशिक्षण ले रहे हो, है ना? बीएड के अंदर जैसे मान लो आपने स्कूल में टीचिंग जो माइक्रो टीचिंग, है ना, सूक्ष्म शिक्षण आपने किया होगा, उसके अनुसार आपको अनुभव तो हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको जो फाइनल जो प्रशिक्षण लेना होता है, उसके लिए आपको स्कूलों में भेजा जाता है, वहाँ पे प्रशिक्षण आपको दिया जाता है, आपकी कॉलेज में भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अनुभव और प्रशिक्षण जब दोनों मिल जाएंगे, उसके बाद आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, उसे गेट्स महोदय ने अधिगम कहा है। ठीक है, तो गेट्स की परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। ये कहते हैं कि आदत, ज्ञान, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ठीक है, कि में वृद्धि की जो प्रोसेस है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। देखिए, जहाँ क्रोन ब्रेक आ जाते हैं या क्रो एंड क्रो आ जाते हैं, तो इनके लिए इन शब्दों को याद रखना है: आदत, ज्ञान, अभिरुचि, अभिवृत्ति। ठीक है, और फिर आते हैं पावलोव, जो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। फिर वापस वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में नवीन ज्ञान अर्जित करने की प्रोसेस अधिगम कहलाती है।
उसके बाद स्किनर आते हैं। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। ये इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं थी, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इनमें से सबसे मुख्य मुख्य परिभाषाएं हमने देखी है। इन परिभाषाओं को आप रटने की कोशिश ना करें, बस इनको इस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के नाम को, इससे आप परिभाषा से किसी एक वर्ड को लेकर के आप उसको जॉइंट कर सकते हो। ठीक है। वुडवर्थ है सीखना विकास की प्रक्रिया है। गिलफर्ड है व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। क्रोनबेक है अनुभव केवल अनुभव। गेट्स है अनुभव और प्रशिक्षण दोनों। क्रो एंड करो आदत ज्ञान रुचि अभिवृत्ति। पावलाव अनुकूलित अनुक्रिया। पावलाव का सिद्धांत भी आगे हम पढ़ेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। वुडवर्थ है नवीन परिस्थितियों में नवीन ज्ञान अर्जित करने की प्रोसेस अधिगम है, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं पहले ऊपर। और स्किनर का भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे, और ये कहते हैं कि उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है। कि पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब ये दो प्रकार से होता है। कैसे? जैसे मान लो आपने अभी कोई चीज़ सीख रखी है, एक परिस्थिति में जो चीज़ सीख रखी है उसका आप दूसरी परिस्थिति में उपयोग किस प्रकार से करते हो, जो चीज़ आपने सीख रखी है उसका स्थानांतरण किस प्रकार से करोगे, इसको लेकर के एक व्यवहारवाद है, एक संरचनावाद है। व्यवहारवाद वाले मानते हैं कि ये 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। और संरचनावाद मानते हैं क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्व। चलिए इनकी डिटेल्ड व्याख्या समझते हैं कि सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, क्षैतिज, ऊर्ध्व, द्विपार्श्व क्या क्या होते हैं। सबसे पहले व्यवहारवाद के अनुसार समझते हैं। सबसे पहले है सकारात्मक। देखिए अपन कोई चीज़ जो सीख लेते हैं, पूर्व में कोई चीज़ हमने सीख रखी है और उस सीखी हुई चीज़ के ज्ञान के द्वारा हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस सीखी हुई चीज़ का हमारे सहायता प्राप्त होती है, तो उसे हम सकारात्मक व्यवहारवाद कहेंगे। यानी पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में यदि हमें सहायता प्राप्त होती है, तब तो उसे सकारात्मक व्यवहारवाद कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण हम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि साइकिल चलाना सीख करके मोटरसाइकिल चलाना, ये, या फिर दूसरा एग्जाम्पल है हिंदी के शिक्षक द्वारा संस्कृत का शिक्षण करवाना। ये इसके एग्जाम्पल है। कैसे? सीधा सीधा यूँ सिंपल भाषा में समझे कि हमने कोई चीज़ सीख रखी है और हम नई चीज़ कोई सीखने जा रहे हैं, तो उसको नई चीज़ को सीखने में हमें जो सहायता मिलती है उसे सकारात्मक कहेंगे। कैसे? जैसे मान लो आपको साइकिल चलाना आ रहा है, ठीक है, और साइकिल चलाना आ रहा है यानी आपको बैलेंस जो है उसका हैंडल का बैलेंस करना आ रहा है, उसके बेस पर आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो, तो इसे हम सकारात्मक व्यवहारवाद या सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है हिंदी के शिक्षक द्वारा संस्कृत का शिक्षण हम करवाते हैं। जैसे मान लो हिंदी का शिक्षक है और आपको संस्कृत का शिक्षण करवाएगा, तो इसकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो लगभग समान है, तो इसको समझाने में और समझने में आसानी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर हमें बाधा उत्पन्न होती है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। कैसे? मान लो आपने कोई चीज़ सीख रखी है पहले और उसके आधार पर आप नया जो ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, उस नए ज्ञान को प्राप्त करने में आपको रुकावट महसूस होती है, बाधा उत्पन्न होती है, तो इसे नकारात्मक कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने अमेरिका में कार चलाना सीख रखा है, ठीक है, और भारत में आप कार चलाओगे तो आपके सामने बाधा उत्पन्न होगी। कैसे? कि अमेरिका में जो ड्राइवर है वो भारत की गाड़ियों में जो ड्राइवर सीट होती है उसकी जस्ट विपरीत होने के कारण, उनके नियम जस्ट विपरीत होने के कारण, अपोजिट नियम होने के कारण वो एक्सीडेंट हो जाता है और सीखना हमारे लिए नकारात्मक हो जाता है। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल ये है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलाना।
आप शुरू से हिंदी माध्यम में पढ़ते आ रहे हो और अचानक से आपको इंग्लिश मीडियम दिला दिया जाता है, तो आपके सामने नेगेटिव स्थानांतरण जो है वो देखने को मिलेगा। नेगेटिव यही कि समझने में बाधा उत्पन्न होगी, आप समझ नहीं पाओगे आसानी से चीज़ों को। और वही है, अमेरिका में आप कार चलाओगे तो भारत में आके चलाओगे तो ड्राइविंग का जो है रूल्स है एंड रेगुलेशन है वो अपोजिट होने के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये नकारात्मक ही हुआ। एक है शून्य स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्व में सीखे के ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में कोई प्रभाव न डालना शून्य स्थानांतरण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर किसी क्रिकेट के बल्लेबाज द्वारा गेंदबाजी करना सीखना, अगर क्रिकेटर है अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है तो वो गेंदबाजी भी करना सीख जाता है, तो दोनों स्वतंत्र चीज़ें हैं। यानी उसकी गेंदबाजी का बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्लेबाजी में तो वो तेज़ है तो है ही, और गेंदबाजी करने में भी वो तेज़ ही होगा, यानी अच्छा एक गेंदबाज भी बन सकता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक इसी प्रकार से रहीम का दोहा याद करके कबीर का दोहा याद करना। रहीमदास जी के दोहे अलग है, कबीरदास जी के दोहे अलग है। इन दोनों का कोई तुकबंदी आपस में नहीं है, तो दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए दोनों को सीखने में कोई समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, संरचनावाद के अनुसार अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से है। पहला है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज में क्या होता है, किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना। कैसे कि पूर्व में, जैसे मान लो आपने वर्ण सीखे, पहले वर्ण सीख करके आप व्याकरण के नियम को समझ सकते हो। दूसरी चीज़ है गिनती सीख करके जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सामान्य संक्रियाएं करना, ये इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऊर्ध्व स्थानांतरण। ऊर्ध्व के बाद, ऊर्ध्व में क्या होता है कि किसी नियम या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उच्च परिस्थिति में करना ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। कैसे, जैसे मान लो 7वीं कक्षा के बालक से 10वीं का प्रश्न पत्र हल करवाना, यानी 7वीं कक्षा का स्तर निचला है और 10वीं कक्षा का स्तर ऊपरी स्तर है। यानी नीचे से जब ऊपर निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर जो उसको प्रश्न हल करवाने के लिए दे देते हैं और वो कर देता है, तो ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीट की तैयारी करवा कर फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिलवा देना। यानी तैयारी तो आप रीट की कर रहे हो, यानी निचले स्तर की तैयारी कर रहे हो और आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम का जो है पेपर दिलवा देते हैं, तो ये ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाएगा। नेक्स्ट है द्विपार्श्व स्थानांतरण। किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग सभी परिस्थितियों में समान रूप से करना, है ना, ये द्विपार्श्व स्थानांतरण कहलाएगा। कैसे, राधा को एक दिन पूर्व शिक्षक ने डंडे से पीटा और दूसरे दिन राधा शिक्षक के हाथ में डंडा देखकर ही रोना प्रारंभ कर देती है। कैसे, ये द्विपार्श्व में ऐसा है कि मतलब आप उसके सामने, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप पीटते हो, किसी भी बालक को आप पीटते हो, दूसरे दिन वह मतलब उस शिक्षक से डरने लग जाता है, तो ये द्विपार्श्व स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है गणित के शिक्षक को देखकर बचपन की पिटाई याद आना। यानी ये सभी परिस्थितियों में इसका यूज हम कर सकते हैं, इसे द्विपार्श्व स्थानांतरण कह सकते हैं। कैसे समझते हैं इसको, देखिएगा। इसमें एक ये भी है कि आपके पास कोई भी नॉलेज प्राप्त कर रखी है आपने, जो अधिगम आपने कर रखा है, उसका यूज आप मतलब जैसे मान लो एक हाथ से आपने सीख रखा है, जैसे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से एक हाथ से कोई चीज़ आपने सीख रखी है, उसी का उपयोग दूसरे हाथ से आप करते हो, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो भी द्विपार्श्व स्थानांतरण के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने अधिगम की एक शुरुआत देखी है, जिसमें इसकी देखिएगा एक और 4H की अवधारणा गांधी जी ने दी थी। 4H का मतलब होता है हेड, हर्ट, हेल्थ एंड हैंड, और जो 3H है इसकी अवधारणा BS ब्लूम ने दी है, हेड, हर्ट और हैंड। तो इस प्रकार से हमने अधिगम की सामान्य जानकारी और इसका परिचय हमने समझा, परिभाषाएं देखी, विशेषताएं देखी। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।